गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। पिछले क्लास में हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी यानी कि दूरी, विस्थापन, चाल और वेग के बारे में उसका बेसिक कंसेप्ट एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग का टॉपिक है एक्सेलरेशन। त्वरण। आज इसका बेसिक कंसेप्ट हम लोग जानेंगे कि त्वरण है क्या। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कि एक वस्तु की यात्रा ए से चलकर बी तक हुई है और इसको हम कुछ अलग अलग पार्ट में बांट दिए, पी, क्यू, आर। ए और बी के बीच में हम 3 बिंदु ले लिए, जहां से हम वस्तु के वेलोसिटी का अलग अलग पार्ट बनाएंगे। यहां पर जैसे मान लीजिए कि हमारा शुरुआत था, टाइम हम उस समय 0 ले लिए, ठीक है। और यहां पर टाइम जो है मान लीजिए कि 5 सेकेंड हुआ, यानी कि वस्तु को ए से पी तक जाने में 5 सेकेंड हुआ। गणना हम यहीं से शुरू किए हैं। वस्तु कहां से आ रही है उससे हमको मतलब नहीं है, कहीं से भी आ सकती है। जहां से हम काउंटिंग शुरू करेंगे वहीं से उसका ऑब्जर्वेशन होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर इस वस्तु का प्रारंभिक वेग u हम मान लेते हैं कुछ अपने मन से, मान लीजिए कि है 10 मीटर पर सेकेंड। इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी वर्ड देंगे क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वह फाइनली चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि इसका डिफिनीशन एक लाइन में देना होगा तो होगा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये इसका एक लाइन का डिफिनीशन हो गया। हिंदी में कैसे लिखेंगे? वेग परिवर्तन का दर, यानी कि इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यही बेसिक मैथमेटिकल डिफिनीशन हो गया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि वेग में अंतर बटा समय। तो अंतर क्या है? तो जब कभी भी हम अंतर की बात करेंगे तो उसका 2 वेग लेंगे, 2 वेलोसिटी लेंगे। एक जहां से हम काउंट करना शुरू किए, तो इस फिगर में हम t इक्वल टू 0 लिखे हैं, इसका मतलब कि हम यहीं से काउंट करना शुरू करेंगे। यह हो सकता है कि बॉडी इधर से आ रहा होगा और आगे भी जाएगा, हमको उससे मतलब नहीं है। ऑब्जर्वेशन जहां से शुरू किया जाता है वहां पर t इक्वल टू 0 लिया जाता है कि अब यहीं से हम अपना टाइम काउंट करेंगे। चूंकि रेट है कि चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट का मतलब समय से भाग। तो ऑब्जेक्ट कहां से आ रही है और कहां तक जाएगी उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जहां से ऑब्जर्वेशन हमारा शुरू होगा उसको हम मान लेंगे कि यहीं से हमारा टाइम शुरू होता है। तो जहां से शुरू होता है टाइम है 0 सेकेंड। मान लीजिए कि यहां पर उसका हम स्पीड गणना किए कि 10 मीटर पर सेकेंड, इसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, ठीक है।
अब यहां से लेकर जब यह t बराबर 5 सेकेंड में p पर पहुंच गई, तो इस p पर भी हम एक गणना कर लेंगे वेग का, तो उसको कहा जाता है अंतिम वेग भी। मान लीजिए कि हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, इसको कहेंगे फाइनल वेग, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक कितना टाइम लगा जाने में, तो 5 सेकेंड, और उसका वेग, उसकी वेलोसिटी में कितना चेंजिंग आया। तो अब इसी फिगर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फिगर, ये देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू फिगर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कहता है चेंज इन वेलोसिटी। तो हमेशा अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। यहां लिखना होगा, वर्ड में पहले लिखिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। कौन बड़ा है कौन छोटा है इससे मतलब नहीं रखना है, यह छोटा भी हो सकता है इससे। मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से यहाँ काउंट करना शुरू किए, और यहाँ के बाद गाड़ी ब्रेक लगाना शुरू कर दी, तो 5 सेकंड में ब्रेक लगाते लगे तो उसका वेग घट भी तो सकता है, 10 के बदले 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो मतलब उसे नहीं रखना है। बेसिक डिफिनीशन जो है वह हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, और डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो गया, v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल a से लिखते हैं, यानी कि इसको शॉर्ट कट में a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यह जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है, यही एक्सेलरेशन का एग्जैक्ट डिफिनीशन हो गया कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी में ये बात दिमाग में बैठा कर रखना है कि हमेशा फाइनल में से इनिशियल घटेगा, इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है उससे मतलब नहीं रखना है, निगेटिव में भी आएगा। तो यह हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब इसी में पूछते हैं कि SI यूनिट क्या होगा, देखिए यहीं पर SI यूनिट, क्लियर। ऊपर में है क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाएंगे तो रिजल्ट भी वेलोसिटी आएगा, क्लियर है। रिजल्ट भी 10 आम माइनस 5 आम इक्वल टू 5 आम, तो लास्ट में तो आम ही आया। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू सम वेलोसिटी, समथिंग वेलोसिटी। तो ऊपर का जो टर्म है वो है वेलोसिटी का। तो कल हम लोग पढ़े थे कि वेलोसिटी का जो होता है वो होता है मीटर बटा सेकेंड, वेलोसिटी का। एक वो टाइम इसमें और लगा हुआ है, तो फिर 1 सेकेंड नीचे वाला के लिए, यानी कि मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। इसी को ऐसे किताब में लिखता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहीं से डायमेंशन निकल जाएगा आपका, कैसे, तो मीटर लेंथ का यूनिट है, यानी कि ऊपर में लेंथ और नीचे में सेकेंड टाइम की यूनिट है, तो टाइम, आ स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको ऊपर कर देंगे, प्लस में पावर 2 है माइनस में हो जाएगा L T के पावर -2। ये हो गया उसका मात्रक, यूनिट, डायमेंशन हो गया। तो जैसे ही इसका हमारा मैथमेटिकल डिफिनीशन निकला, यूनिट एंड डायमेंशन निकल गया, तो इसका बेसिक डिफिनीशन हो गया। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर हम इसको लेते हैं, अब इसी क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। देखिए इसको एग्जाम्पल कैसे बनाएं, इसको हम ऐसा लिख देते हैं। अब इसको यहीं पर ला, देखिए हम यहाँ पर ला देते हैं ऐसे, यहाँ पर। तो एक्सेलरेशन इस गाड़ी का कितना हो गया, v कितना है, अंतिम वेग 30 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है 10,
कितना टाइम में इतना काम हुआ है 5, यानी कि 20/5 कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एग्जाम्पल से एक छोटा सा हम एग्जाम्पल बना करके आपका न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बना दिए, ऐसे ही इक्वेशन निकलता है। अब कभी भी हम 10 में से 30 नहीं घटाएंगे, 30 में से 10 घटाएंगे। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का एक डिफिनीशन हो गया। हाँ, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि गाड़ी यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन शुरू किए, तो कोई गारंटी नहीं है कि P बिंदु पर जाते जाते उसका स्पीड बढ़ ही जाएगा, घट भी सकता है। मान लीजिए कि जहाँ पर हम किसी वस्तु को ऑब्जर्व करना शुरू किए उस समय मान लीजिए यही स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और वहीं से वो ब्रेक लगाना शुरू की। क्लियर? तो जब ब्रेक लगाना शुरू कर देगी तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा उसका स्पीड घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा फाइनल स्पीड है वह घट जाएगा। अब जैसे देखिए, इसको आप उतार लीजिए होंगे। अब इसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि ये 10 मीटर पर ही गया, यहां पर आकर के यह ब्रेक लगा के घट गया। मान लीजिए कि हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहां पर अगर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो कितना होगा v माइनस यू बाई टी, यानी कि 5 माइनस 10/5, यानी कि 5 में से -5/5 कट के कितना आ गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर यह एक्सेलरेशन तो आया लेकिन निगेटिव में आया। तो जब कोई एक्सेलरेशन निगेटिव में आ जाएगा तो उसी को डिक्लेरेशन कहा जाता है या रिटार्डेशन कहा जाता है। तो अगर डिक्लेरेशन की परिभाषा लिखेंगे तो यहाँ देखिए डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मंदन, हिंदी के शब्द से ही पता चल गया कि मंदन मतलब मंद हो रही है, माने धीमा हो रही है गाड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो निगेटिव एक्सेलरेशन आएगा उसी को मंदन कहेंगे। ठीक है, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। क्लियर? ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। यानी कि हमारे पास दो बातें मिल गई कि U बड़ा होगा, V छोटा होगा तो मंदन। यानी कि यहां लिख देते हैं नोट, इफ U ग्रेटर देन V, इफ U ग्रेटर देन V, इसका मतलब डिक्लेरेशन। क्या क्रिएट होगा? डिक्लेरेशन। इफ U लेस देन V, उस कंडीशन में क्या होगा? एक्सेलरेशन। क्लियर? और इसी में यहां लिख देते हैं एगो तीसरा, इफ U इक्वल टू V, तो क्या होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कि एक्सेलरेशन इज 0। तो 3 रिजल्ट यहां पर सामने आ गया। प्रारंभिक वेग अधिक होगा, अंतिम वेग कम होगा, मतलब कि गाड़ी में ब्रेक लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा। उस एक्सेलरेशन को कहेंगे डिक्लेरेशन। जब अंतिम वेग ज़्यादा होगा, कम होगा, तो उसको कहेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेटर होता है ना गाड़ी का, इस एक्सेलरेशन शब्द से ही बना है। एक्सेलरेशन को जब हम ऐंठते हैं तो गाड़ी का स्पीड घटता नहीं है, बढ़ता है। तो गाड़ी का स्पीड जब बढ़ते जाएगा तो उस समय जो उसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट होगा उसको कहेंगे एक्सेलरेशन। गाड़ी में जब ब्रेक लगाएंगे
तो उसमें स्पीड घटते जाएगा, तो जो इंक्रीमेंट रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। तो ये इतना फंक्शन हमारा एक्सेलरेशन का हुआ, जो कि एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन में बंट गया। तो डिक्लेरेशन कोई दूसरा चीज़ नहीं है, वो भी एक्सेलरेशन ही है। वहीं एक्सेलरेशन जब निगेटिव में आ जाएगा, यानी कि गाड़ी का अंतिम वेग कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा डिक्लेरेशन क्लियर हो जाता है। क्लियर? अब इसमें आगे देखिए, चूंकि एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना भी आगे मोशन पढ़ेंगे वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन घुसा रहेगा। अब यह जो एक्सेलरेशन है, इसको हम फिर एक बार एक फिगर से बनाते हैं। देखिए, यही फिगर रहेगा, इसका एक्सप्लेनेशन हम अलग अलग देते हैं। t बराबर 0 से t बराबर 5 वहीं लिख देते हैं। u इजकल टू 10 मीटर पर सेकेंड, v इजकल टू 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? फिर t बराबर 10 सेकेंड में यहां पर मान लीजिए हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए कि 5 10, यहां पर t इजकल टू 15 सेकेंड, t इजकल टू 15वां सेकेंड में। ये टाइम इसका नहीं है, शुरू का है। देखिए, यहां से यहां हुआ 5, यहां से यहां हुआ 10, यहां से यहां हुआ 15। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि हम यहां से यहां कर दिए 15। ये टाइम हम 0 से शुरू किए, वहां से माप रहे हैं। मान लीजिए क्या गया, 70 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां हम अलग अलग फेज में उसका एक्सेलरेशन पहले हम निकालते हैं। तो फॉर पार्ट AP यहां के लिए निकालते हैं AP, तो यहां के लिए अंतिम वेग यह है v माइनस यू बाई टी, यानी कि 30 माइनस 10 बाई 5। 30 में से 10 गया, 20/5 कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फॉर पार्ट देखिए PQ, अब P से Q तक जब वस्तु जाएगी तो P पर जो स्पीड है वो हो जाएगा इनिशियल, क्योंकि यहां से आप काउंट कर रहे हैं, और Q पर हो जाएगा अंतिम वेग फाइनल। तो यहां अगर v माइनस ई टी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 माइनस 30, और टाइम तब कितना होगा। तो देखिए, यहां से यहां तक 5 था, यहां से यहां तक 10 है, मतलब ये भी 5 हो गया, यानी कि यहां से यहां तक 5 सेकेंड, फिर 5 रख देंगे, तो 50 में से 30 गया, 20/5 कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और पार्ट का निकालते हैं, और पार्ट QR v माइनस यू बटा टी। अब यहां के लिए क्या हो जाएगा, QR के लिए Q से शुरू करेंगे तो यह प्रारंभिक वेग 50, IR पर समाप्त करेंगे तो अंतिम वेग 70। तो यहाँ 70 माइनस 50 बटा टाइम की बात करते हैं, तो देखिए उतने टाइम से मतलब है हमको। तो यहाँ से यहाँ तक 10 गया है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो बीच का पार्ट 5 सेकेंड, 5 यानी कि 70 में से 50 गया, 20/5 कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। ये हम एग्जाम्पल केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, हम 3 फेज में एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक में है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक में है 4 मीटर, एक में हमारा, तीनों में एक्सेलरेशन सेम रहा। तो जब तीनों में एक्सेलरेशन सेम रहा तो इस तीनों को कहेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अचर त्वरण। ये अचर त्वरण है, त्वरण है
लेकिन कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्यों है कि बराबर समय अंतराल में उसके दूरी में उसके वेग में बराबर परिवर्तन हो रहा है। देखिए समय अंतराल सबका कितना है, ए से पी तक 5 सेकेंड लगा, फिर पी से क्यू तक भी 5 सेकेंड लगा है, पूरा 10 सेकेंड है, क्यू से आर तक 5 सेकेंड लगा है, और सब में भी माइनस यू कितना ऊपर में देखिए 20 20 20, यानी कि बराबर टाइम इंटरवल में अगर उसके वेग में परिवर्तन बराबर हो रहा है तो इस प्रकार जो उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा वह कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहाएगा। क्लियर। अब देखिए एक एग्जांपल और देते हैं, यहाँ पर भी एक हम बनाते हैं चार्ट ए बी, यहाँ पर भी हम और ले लेते हैं पी क्यू, यहाँ टी बराबर 0 से मान लीजिए कि यू का वेग है, फिर वहीं लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ टी बराबर वही एग्जाम्पल ले रहे हैं 5 सेकेंड भाई, मान लीजिए हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी 30 लिए हैं तो 30 लेंगे ताकि समझ में आ जाए आपको। फिर यहाँ टी बराबर कितना है 5 10 सेकेंड लीजिए जो लिए हैं। यहाँ पर स्पीड हो गया मान लीजिए 40 मीटर पर सेकेंड, यहाँ टी बराबर 15वां सेकेंड में लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए हो गया 45, मान लीजिए 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें भी हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। देखिए कौन पार्ट के लिए, फॉर पार्ट एपी, फॉर पार्ट एपी। देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, तो यहाँ पर है भी हो गया हाई यू हो गया, तो भी माइनस यू बटा टी यानी कि 30 माइनस 10 बटा 5 यानी कि 20 बटा 5, कट के कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर पार्ट पी क्यू भी माइनस यू बाई टी 40 माइनस 30 बटा 5, 10 बटा 5 कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और निकालिए फॉर पार्ट क्यू बी भी माइनस यू बटा टी 45 माइनस 40 बटा 5 यानी कि 5 बटा 5 कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस तीनों एक्सेलरेशन को देखिए, इसमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि एक्सेलरेशन हर पॉइंट पर कांस्टेंट नहीं है। इसमें भी अंतराल 5-5 सेकेंड का ही लिए हैं, लेकिन वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वह कांस्टेंट है, इसलिए सबका एक्सेलरेशन बराबर आया। तो इस प्रकार के एक्सेलरेशन को कहेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और यहाँ पर देखिए टाइम अंतराल तो सब सेम लिए हैं, लेकिन हर एक टाइम अंतराल में जो उसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है वह बराबर नहीं है। देखिए इसमें 20 का परिवर्तन है, इसमें 10 का परिवर्तन है, इसमें 5 का परिवर्तन है, इसलिए एक्सेलरेशन अलग अलग आ गया। तो इस प्रकार के एक्सेलरेशन कहेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन, चर त्वरण। इस प्रकार से एक्सेलरेशन दो भाग में बंट गया, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक वेरिएबल एक्सेलरेशन। दोनों पर न्यूमेरिकल्स में रहेंगे क्वेश्चन, दोनों पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी रहेंगे। क्वेश्चन वेलोसिटी दे देगा, ग्राफ दे देगा और पूछेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल्स है। तो जिस तरह से ये चार्ट बना के दिए हैं, ये समझाने के लिए दिए हैं, क्योंकि फिजिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो पहले उसका लैंग्वेज को मत पढ़िए, लैंग्वेज तो बाद में बनाया गया है, पहले उसके एग्जाम्पल को पढ़िए। जैसे ही आप एग्जाम्पल पढ़िएगा तो लैंग्वेज को याद करने का ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन किसे कहेंगे, तो एक लाइन का परिभाषा, बराबर समय अंतराल में
अगर वेग में परिवर्तन बराबर हो रहा है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और बराबर समय अंतराल में वेग में परिवर्तन बराबर बराबर नहीं हो रहा है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इस तरह से एक्सेलरेशन को हम दो भाग में बांट दिए। अब इसको मिटाते हैं, डिफिनीशन लिख देते हैं। ये सब बहुत बारीक चीज है, किताब से आपको 3-4 किताब से छांट करके बताया जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। और कभी भी नोट्स या गेस के चक्कर में शुरू में मत पढ़िए, पहले आप टेक्स्ट बुक को पढ़िए, और सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। अगर कोई लड़का एनसीईआरटी का बुक पढ़ रहा है तो उसको मेरा सजेशन होगा कि एनसीईआरटी के बुक जितनी बार पढ़ेंगे उतना नया चीज मिलेगा। उसमें इतना खासियत है, उसके हर एक लैंग्वेज को मैंने पढ़ा है। और फिजिक्स के बारे में एक आपको बात बता देते हैं, स्टडी करते समय ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स के हर लाइन के हर वर्ड में फिजिक्स होता है, इसलिए कभी भी फिजिक्स पढ़ते समय ना कोई लाइन छोड़िए और ना कोई वर्ड छोड़िए। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स में इंग्लिश के प्रीपोजिशन का कितना मतलब होता है। फ्रॉम, बाई, इन, टू, ये सब जो प्रीपोजिशन आता है ना, इससे पूरा फिजिकल फेनोमेना कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इस सब पर ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स के हर लाइन के हर वर्ड में फिजिक्स बोलता है, इसलिए हर लाइन को ध्यान से पढ़िए और उस लाइन में लिखे हुए हर वर्ड को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, तब एक्सेलरेशन को हम एग्जाम्पल जो समझाया उसके बाद में दो भाग में बांट दिए। कौन कौन? एक हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि चर त्वरण, अचर, हिंदी में अचर त्वरण, और दूसरा वेरिएबल एक्सेलरेशन। चर त्वरण, इसमें क्या है, क्या लिखे थे समझाने के लिए? बराबर टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? समय अंतराल। समय अंतराल में वेग में परिवर्तन एक समान होता है। और इसका ठीक उल्टा, बराबर टाइम इंटरवल में, एक बार हिंदी लिख दिए हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। इंटरवल में वेग में परिवर्तन नहीं होता। क्लियर? इस तरह से एक्सेलरेशन का डिफिनीशन हो गया। एक्सेलरेशन कितने तरह का होता है यह हो गया। दोनों पर एग्जाम्पल दे करके, हम मैथमेटिकल एग्जाम्पल दे करके इसलिए समझाए हैं, कुछ जल्दी दिमाग में घुस जाता है। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। और फाइनली एक्सेलरेशन का हम लोग फार्मूला भी लिख दिए थे, v-u/t। यही सब बेसिक चीज़ अगर नहीं ज्ञान में, नॉलेज में रहेगा, नहीं आपको ज्ञान में आएगा, तो आगे चल करके जो न्यूमेरिकल्स टाइप के प्रॉब्लम होंगे या ऑब्जेक्टिव टिपिकल क्वेश्चन होंगे उसमें आप उलझ जाइएगा। इसके आगे आप 11 क्लास 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप नीट की तैयारी कीजिएगा, जेई की तैयारी कीजिएगा, IIT वगैरह तैयारी कीजिएगा, तो आप ध्यान रखिए कि जितने बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट को जोड़ करके बनाए जाते हैं। तो जब बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो ऊपर में आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम एक्सेलरेशन को पढ़ गए। तो इस तरह से हम लोग मोशन का जो 4-5 कैरेक्टर था, क्या क्या? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन, यानी कि जब कोई बॉडी मोशन में आ जाती है तो इतना कैरेक्टर उसमें शामिल हो जाता है। इसके बाद और भी चीज़ें आएंगी।
एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, तो उसको हम लोग अलग करके पढ़ेंगे। अब इतना चीज़ हम पढ़ गए, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, तो अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि फिजिक्स केवल थ्योरेटिकल पढ़ लेने से आप विद्वान नहीं बन जाइएगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई चैप्टर पढ़ने के बाद आपसे न्यूमेरिकल्स बनने लगा तो समझिए कि आपको फिजिक्स आ गया। न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा है तो समझिए कि अभी आपको फिजिक्स बढ़िया से समझ में नहीं आया है। अपने आप को तौलने का यही एकमात्र मापदंड है कि फिजिक्स में आपसे न्यूमेरिकल बन रहा है, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी मदद के, अपने ब्रेन लगा करके, अपने कंसेप्ट के आधार पर, तो आपको फिजिक्स समझ में आ रहा है। नहीं बन रहा है तो समझिए कि नहीं आ रहा है, और वो तब बनेगा जब इस तरह का कंसेप्ट क्लियर करके आप पढ़िएगा। तो आज का क्लास बस इतना ही। अगर आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, बी हैप्पी।